नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर। स्वागत है आपका ईगल कॉन्सेप्ट बाय आकाश सर में। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस के मोस्ट रिपीटेड 25 पीवाईस क्यूज जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है समतल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया हुआ है द्विफॉक्सी दर्पण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कितने भी बड़ा वस्तु पीछे क्यों ना हो, उसका क्या करता है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर है। ये पूछ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है त्रिज्या बढ़ती है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है त्रिज्या अपवर्तित रहती है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है त्रिज्या घटती है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? त्रिज्या घटती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर है। यहाँ पे पूछा है, मनुष्यों में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? मनुष्यों का पूर्ण पाचन और अवशोषण जो है वो पूरा कंप्लीट किस भाग में होता है आहार नाल के? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमाशय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बड़ी आंत, ऑप्शन सी में दिया हुआ है छोटी आंत और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मुख्य गुहा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी भोजन हम लोग करते हैं मनुष्य, उसका जो लास्ट स्टेज जो होता है वो छोटी आंत में पच जाता है और क्या होता है, वहीं पे पूरा अवशोषण हो जाता है। उसके बाद गुदा के माध्यम से उसके बाद गुदा के माध्यम से ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है, वेस्ट मटेरियल, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा चौथा नंबर है। पूछ रहा है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और उसके आवर्त काल के बीच का सही गणितीय संबंध क्या है? सबसे पहले समझना है कि आवृत्ति होता क्या है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को होता है क्या। मान लीजिए किसी चीज को हम लोग ठोक दिए तो आवाज झन के आवाज आती है। तो धीरे-धीरे वो क्या होता है, पहले बहुत झन के आता है और धीरे-धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। टाइम के जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है, वैसे-वैसे क्या होता है, आवृत्ति कैसे क्या हो जाता है, कम होने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवृत्ति क्या होता है, टाइम के साथ घटता है, यानी टाइम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना आवृत्ति ये बनेगा मेरा। एन का मतलब होता है कि कितना वो, ये जो ऐसे करके जो बनता है वो कितना बन रहा है, आवृत्ति। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? एन बराबर 1/t यानी आवर टाइम यानी पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 5 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, बेकिंग सोडा का सही रासायनिक नाम और सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 6 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वेग में परिवर्तन दर के, ऑप्शन बी में दिया हुआ है संवेग में परिवर्तन दर के और ऑप्शन डी में दिया हुआ है द्रव्यमान के व्युत्क्रम के और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जड़त्व के। सॉरी, यहाँ पे सी बोलना था, हम डी बोल दिए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? संवेग में परिवर्तन दर के, जो हमारा न्यूटन का दूसरा नियम कहता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 7वां नंबर है। पूछ रहा है, तंत्रिका तंत्र के मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तंत्रिका तंत्र बना किससे, ये पूछ रहा है। उसका मूल जो संरचनात्मक है और जो कार्यात्मक इकाई है वो किससे बना है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है न्यूरॉन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है साइट्रॉन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एक्सॉन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? न्यूरॉन। न्यूरॉन से ही तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो बना होता है। तो यही इसका क्या हो गया, मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या हो गया,
न्यूरॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 8 नंबर है, पूछ रहा है किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अतिरिक्त किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है तार के वजन पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तार के रंग पर, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तार की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लगाए गए विभवांतर पर। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी तार की प्रकृति, यानी पदार्थ की प्रकृति पर। क्या? क्योंकि पदार्थ का वो कैसा गुण है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 9 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप किस समूह को कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है समूह 16, ऑप्शन सी में दिया हुआ है समूह 18 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है समूह 17। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर, ये कौन सा सही होगा? आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? समूह 17। समूह जो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 10वां नंबर है, पूछ रहा है जब प्रकाश किसी ज सॉरी जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम जैसे हवा से सघन माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये हवा है, विरल माध्यम से कोई सघन माध्यम कांच में जाता है, तो वो क्या होता है? जो अभिलंब दिया होता है उससे क्या होता है? झुक के जाता है, उसी की ओर झुक के जाता है, अभिलंब की ओर होके जाता है। ठीक है? और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लीजिए कांच से जा रहा है, मतलब पहले कांच में था, लाइट पहले कांच में था तो कांच में जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर भाग जाता है। ये हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अभिलुम क्या दिया हुआ है, सॉरी, अभिलंब से दूर हटती है। नहीं, दूर तो नहीं हटती, उसके पास जाती है जब सरल से सघन में जाता है तो। अभिलंब की ओर झुकती, हाँ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही। और भी देख लेते हैं कोई सीधा है क्या? सीधे निकल जाती है? नहीं। परावर्तित होती है, परावर्तित कहाँ होती है? यहाँ पे तो अपवर्तित होती है इसमें। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? अभिलंब की ओर झुकती है। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ पे 11 नंबर है और पूछ रहा है लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है निस्तापन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भर्जन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सैदय ऑप्शन जो डी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? अस्त लेपन। क्या हो जाएगा? अस्त लेपन, यानी गैल्वेनाइजेशन। ये थोड़ा पढ़ना आसान होता है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 12 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है पादपों में तैयार भोजन पादपों में तैयार भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? हम पहले भी बताए थे कि मान लीजिए कि ये जो मेरा है ये पेड़ है, ठीक है? ये क्या बना दिए हम? पेड़ बना दिए। इधर मेरा पत्ता वगैरह होता है ना, होता है, और इधर क्या होता है? मेरा जड़ होता है। तो हम बताए थे उस टाइम कि जो जड़ से लेके जाएगा उसको हम लोग जाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाइलम लेके बोलेंगे। जैसे वाटर हो गया, खनिज हो गया, ये सब जो लेके जाता है। और जो पत्ती यानी सबसे ऊपर मान लीजिए फूल, अगर पत्ती भी मानेंगे तो माने फूड यहाँ पे बना है ना, फूड फूड मान लीजिए। तो फूड से हम एफ से बताए थे आपको कि एफ से क्या हो जाएगा? फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम, सॉरी, FHLOEM होता है। ठीक है? फ्लोएम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो भी फूड जो बना है वो क्या होगा? कौन पहुंचेगा? कौन सा? तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। तो फ्लोएम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिया है? इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी फ्लोएम। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 13 नंबर पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण के सर्वर्तांक क्या लिखा है? सार्व सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के क्या होता है? तो स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लोग क्या पढ़े थे कि जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं डिस्टेंस का? अच्छा बताइए, फोर्स जो लगता है जितना नजदीक होता है
कोई भी वस्तु जितना नजदीक होता है फोर्स उतना अधिक लगता है। अगर वो दूर चल जाएगा तो उसको अट्रैक्ट या कुछ भी कैसे कर पाएगा? तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कम हो रहा है तो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं, गलत बात है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सही बात है, यहाँ पे देखिए वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। वर्ग के अनुक्रमानुपाती नहीं, कोई बच्चा जो इसको टिक कर देगा। तो यहाँ पे ये गलत है, क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? ऑप्शन डी में क्या दिया था? द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। द्रव्यमान के तो अनुक्रमानुपाती होता है ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है तो वो क्या होता है? मतलब ये मास के। ठीक है, तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 14 नंबर है, पूछ रहा है परमाणु के नाभिक की खोज गोल्डस्टीन के प्रयोगों के बाद मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जे जे थॉमसन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जेम्स चैडविक और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जॉन डाल्टन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या क्या हुआ? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस के नाभिक का खोज किया था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल, तो यहाँ पे हमारा 15 नंबर सवाल है जो पूछ रहा है। 15 नंबर सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शुष्क बर्तनों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह नमी से क्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बुझा हुआ चूना बनाता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जिप्सम बनाता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर बनाता है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बिना भुजा हुआ चूना बनाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 16 नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण का कार्य मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हृदय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फेफड़े, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लीवर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है यकृत। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? वृक्क यानी किडनी। ठीक है, यहाँ पे शायद हम गलत कुछ पढ़ दिए थे, तो यहाँ पे वृक्क लिखा हुआ है यानी किडनी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 17 नंबर है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जब कोई व्यक्ति किसी भारी बक्से को धक्का देता है परंतु बक्सा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता है तो भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य कितना होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अधिकतम कार्य, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऋणात्मक कार्य, ऑप्शन सी में दिया हुआ है शून्य कार्य और ऑप्शन डी में दिया हुआ है धनात्मक कार्य। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? शून्य कार्य। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 18 नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्यूटेन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रोपेन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एथेन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मीथेन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 19 नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है और इसकी फोकस दूरी से क्या संबंध है? पूछ रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। एक ही ऑप्शन में डायोप्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर संबंध पूछा है तो संबंध क्या होता है? ऑन डायोप्टर यानी जो हमारा पोटेंशियल जो होता है, ये जो क्षमता होता है पावर का, वो क्या होता है? वन बाय फोकस दूरी होता है। वन बाय फोकस दूरी को ही हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, जिसको हम लोग डायोप्टर से नापते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 20वां नंबर है, पूछ रहा है पीतल निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का मुख्य किन दो धातुओं का एक महत्वपूर्ण मिश्रण धातु है? महत्वपूर्ण मिश्रण धातु है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तांबा और टीन, ऑप्शन डी बी में दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लोहा और बर्तन, बर्तन पढ़ दिए, लोहा और कार्बन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम और तांबा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को मिला करके ही पीतल यानी ब्रास बनता है।
ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 11 नंबर है, 11 देखिए क्या-क्या मैं पढ़ रहा हूँ, आज थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। 21 नंबर है, वो पूछ रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? ये तो सबसे आसान सवाल पूछ दिया। कहाँ पे बनता है? रेटिना। कौन-सा ऑप्शन में दिया हुआ है रेटिना? यानी दृष्टिपटल हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 22 नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन और गैस के विनिमय की क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में उपस्थित किन छिद्रों के कारण होता है? तो किन छिद्रों के कारण होता है? रंध्र द्वारा, हिंदी में बोले तो रंध्र द्वारा, और इंग्लिश बोले तो स्टोमेटा द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है रंध्र और स्टोमेटा, और नहीं, इसका इंग्लिश है रंध्र का इंग्लिश स्टोमेटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 23 नंबर है। 23 नंबर पूछ रहा है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रभावित होने वाले किस राशि का मान समान रहता है? किस राशि का मान समान होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विभवांतर का, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विद्युत धारा का, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विद्युत शक्ति का, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रतिरोध का मान। जैसे समझिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, कनेक्शन जो होता है, वो होता है क्या है? यानी जब भी हम लोग रेजिस्टेंस को, यानी रजिस्टर को जब हम लोग जोड़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो कुछ इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, और उसमें जब हम लोग करंट को, यानी बैटरी से जब इसको सप्लाई करवाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल जब हम लोग जोड़ते हैं इसमें, तो ये क्या होता है? स्विच भी डाल दिए हम लोग, कोई एम्पियर का जब हम लोग करंट हम लोग जब इसमें प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, तो करंट जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है? विभवांतर देखिए, यहाँ पे कुछ रोका तो विभवांतर 1 होता है, फिर यहाँ पे कुछ रोका विभवांतर 2 माने, यहाँ यहाँ पे रोके तो विभवांतर 3 माने। तो यहाँ पर एक ही चीज़ जो है वो समान रहता है, वो क्या होता है? करंट। क्या होता है? करंट, जो कि हर जगह पे जाता है करंट, है ना? जितना भी करंट है वो हर जगह पे जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? विद्युत धारा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 24 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में किन गैस की सांद्रता का बढ़ना होता है? की सांद्रता किसका बढ़ जाता है? जो एसिड रन हो जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सीओ और सीओ, CO2 और CO। ऑप्शन बी में दिया हुआ है SO2 और NO2। ऑप्शन सी में दिया हुआ है O3 और H2, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है CH4 और N2O। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ही क्या होता है? हमारा एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा होती है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल जो, तो यहाँ हमारा लास्ट सवाल जो 25वां है, वो क्या पूछ रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्वों को निष्क्रिय गैस क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्योंकि उनकी बाहरी कक्षा पूर्णतः भरी होती है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्योंकि वे आध्यात्मिक क्रियाशील होते हैं, आध्यात्मिक नहीं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है क्योंकि वे धातुएं हैं, क्योंकि उनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? क्योंकि उनकी बाहरी कक्षा में जो है वो पूर्णतः वो क्या है? भरी होती है, इसलिए उसको नोबेल गैस यानी निष्क्रिय गैस, मतलब कुछ काम करने, निष्क्रिय करने का मतलब है वो क्रिया में जल्दी से भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो पूर्ण क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं। समझे कि नहीं? ठीक है, तो आपको हम मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।